हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, इससे पिछली दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है और कोई सामान परचेज करना है या प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसके लिए क्या रूल होने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं एचपीएफ आर 2009, ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, हिमाचल प्रदेश के या बोर्ड कॉरपोरेशन में हैं, तो आपके लिए जो एचपीएफ आर 2009 के रूल हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसका जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें क्लियरली बताया गया कि किसी चीज़ को प्रोक्योर करना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन से मोड हैं जिनके माध्यम से हम लोग परचेज कर सकते हैं। देखिए, इससे दो जो पिछली वीडियो हैं उनमें मैंने बात करी थी कि जब भी हम कोई चीज़ प्रोक्योर करते हैं तो पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि वो गुड्स है, सर्विसेज हैं या कंसल्टेंसी है। गुड्स का मतलब ये कि जैसे हमने पैसे दिए और सामान ले लिया तो अब ये जो मेरे पास सामान आ गया, इसके साथ साथ इसका राइट और जो टाइटल है वो साथ में ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लीजिए मैंने गाड़ी लेने गया एजेंसी में, तो पैसे दिए, अब पहले एजेंसी वालों की गाड़ी थी, जैसे ही मैंने पैसे दे दिए और मैंने उनको पेमेंट कर दी, अब उसका जो राइट है या जो उसकी ऑनरशिप है गाड़ी की, वो मेरे पास आ जाती है, तो इसे बोलते हैं हम गुड्स। तो इसके लिए मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 6 के पहले तो कि कैसे कौन कौन से मोड हैं जैसे हम प्रोक्योर कर सकते हैं। उस दूसरा मैंने बताया था कि हम ऑनरशिप नहीं ले रहे हैं, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका राइट या जो उसका टाइटल है वो चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्विसेज ले रहे हैं, हम सिर्फ फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं और जो ऑनरशिप है जो जो उसका सर्विस प्रोवाइडर है उसी के पास रहने वाली है। तो ये जब ऐसा रहता है तो इसे हम बोलते हैं सर्विसेज। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे 2 महीने के लिए गाड़ी चाहिए, अब मैं इसको खरीदना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो टैक्सी ट्रैवलर वाले एजेंसीज हैं जो टैक्सी किराए पे देते हैं, मैं उनको नोटिस इनवाइट करूँगा और उनको मैं पेमेंट पर मंथ करता रहूँगा और मेरे पास जो गाड़ी आ जाएगी। जब तक मैं उनको पेमेंट करता रहूँगा गाड़ी मेरे पास रहेगी, बट जैसे ही मैंने पेमेंट खत्म कर दी, जो वो देखें, अब गाड़ी का जो टाइटल, क्योंकि राइट तो ऑनरशिप के उन्हीं के पास थी, तो वो गाड़ी वापस चली जाएगी, मेरा राइट उस पर कुछ रहने वाला नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज कैसे रहती है। देखिए, जब भी हमने प्रोक्योरमेंट करनी है सर्विसेज की तो हमारे पास सिर्फ दो ही मोड हैं जहां से हम प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। एक है टेंडर सिस्टम, एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम, या फिर दूसरा लिमिटेड टेंडर सिस्टम या सिंगल टेंडर सिस्टम, या फिर हम जेम पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जा सकते हैं। ये जो 3000 की कोटेशन बिना कोटेशन L1 परचेज, ये यहाँ पे सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे टेंडर्स की बात करूँ तो पहले हमें टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट जो है वो बनाना पड़ता है। ये टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट या नोटिस इनवाइटिंग टेंडर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें पूरी टर्म एंड कंडीशंस लिखनी पड़ती है कि हमें क्या चाहिए, सर्विसेज को हम क्या कितनी पेमेंट करेंगे, कब कब पेमेंट करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर जो हमें सर्विसेज देगा कैसे देगा, उसका टाइम पीरियड का रहने वाला है। सेम जो जो कंडीशंस होनी चाहिए एक जो सर्विस देने वाले के पास और जिसने सर्विसेज लेनी है, वो सारी टर्म एंड कंडीशन हम टेंडर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इसको लिखेंगे। ये जब हमने प्रोक्योरमेंट के रूल पढ़े थे तो उसमें ये भी बात हुई थी कि ये क्लियरली स्पेल्ट आउट किया जाना चाहिए, पूरी कोई एम्बिग्युइटी कुछ नहीं रहनी चाहिए, क्लियरली स्पेल्ट आउट होना चाहिए कि हम क्या सर्विसेज लेना चाह रहे हैं। तो देखिए, टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट कैसे बनता है कि जो भी काम करना है या जो भी सर्विसेज हमने लेनी है, वो जो सर्विसेज हमें देगा, जो कॉन्ट्रैक्टर हमें देगा, वो क्लियरली हमें उसे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। फिर फैसिलिटी या जो हम उसको पैसे देंगे, क्योंकि उससे सर्विसेज ले रहे हैं तो हम उसको पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कैसे देंगे, क्या मोड रहने वाला है, वो हम क्लियरली स्पेल्ट आउट करेंगे। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो इसको सर्विसेज देने वाला है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसका टर्नओवर क्या चाहिए, उसका एक्सपीरियंस कैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद हमें बताना पड़ेगा स्टैट्यूटरी एंड contractual obligation to be complied by the contractor, contractors past experience similar work जो उन्होंने अगर ऐसे किए हैं, तो any other condition जो जो हमें लग रहा है कि टेंडर डॉक्यूमेंट में जो जो हम सर्विस प्रोवाइडर से कंडीशंस रखना चाह रहे हैं, वो सारी सारी टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट में या नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर डॉक्यूमेंट में हमें लिखनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम बात करें, मैंने बात कर दी कि
3000 या जो लोकल परचेज कमेटी वो था गुड्स के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए वो मोड नहीं है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा टेंडर सिस्टम पे। तो देखिए एक है लिमिटेड टेंडर सिस्टम, एक होता है एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम। तो ये दो मोड हैं जिनके माध्यम से हम प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो सर्विसेज को प्रोक्योर करने का हमारे पास मोड है दैट इज जेम। बट अभी हम यहाँ पे एडवर्टाइज और लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे बात करते हैं। देखिए ये जो प्रोसेस सेम वही रहने वाला है जैसे हमने एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम और लिमिटेड टेंडर सिस्टम गुड्स के लिए पढ़ा। सेम टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट बनेगा। लिमिटेड टेंडर 10 लाख तक है तो हमें लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। जो एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम है तो 10 लाख से अब की कोई प्रोक्योरमेंट करनी है हमने सर्विसेज तो उसके लिए हमें एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें सिंगल टेंडर पे भी जा सकते हैं अगर प्रोप्राइटरी आर्टिकल नेचर की कोई सर्विसेज हमने लेनी है। तो सेम जो हमने गुड्स के लिए पढ़ा वही यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। अगर आप इसमें मैं यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, बस अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए। वहाँ पे मैंने टेंडर सिस्टम कैसे है, कैसे टेंडर इनवाइट किया जाता है, कैसे कमेटी बनती है, कैसे हम टेंडर को ओपन करते हैं। मैंने बताया था कि जैसे ही हमारे पास टेंडर आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें टेक्निकल बिड खोलनी पड़ती है, उसके बाद फाइनेंशियल बिड खोलते हैं और जो भी इसमें L1 रेट आते हैं उसको हम जो टेंडर अवार्ड कर देते हैं। अगली बात आती है कि आउटसोर्सिंग बाय चॉइस मींस ये जैसे वहाँ पे हमने सिंगल टेंडर सिस्टम पढ़ा था, यहाँ पे आउटसोर्सिंग बाय चॉइस मींस कोई ऐसी सर्विसेज हैं जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर से ही हमने लेनी है या हमें जिसको हम जानते हैं कि अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं तो हम चाहें तो उसको बाय चॉइस भी हम लोग उससे सर्विसेज ले सकते हैं। बट इसमें कंपिटेंट अथॉरिटी होती है वेयर इट बिकम्स नेसेसरी इन एन एक्सेप्शनल सिचुएशन टू आउटसोर्स सर्विसेज फ्रॉम ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर head of the department may do so in consultation with the finance department through administrative department। मीन्स पहले अगर कोई ऐसा लग रहा है तो HOD ऐसा कर सकते हैं बट उनको भी AD के माध्यम से फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब किसी कंसल्टेंट से बाई चॉइस जो वो सर्विसेज ले सकते हैं। तो अगली आती है कंसल्टेंसी। मैंने बताया कि पहले तो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, उसके बाद हमने बात कर ली प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। अब देखते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी का मतलब होता है जहां टेक्निकल नेचर की कोई स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए डॉक्टर, लॉयर या कोई आर्किटेक्चर, इस तरह की जो सर्विसेज हमने लेनी है तो वो उन्हें बोलते हैं कंसल्टेंसी। अगर हमें मान लो अनस्किल्ड लेबर चाहिए तो वो जाएगी सर्विसेज में, अगर स्किल्ड लेबर चाहिए तो फिर हमें जाना पड़ेगा कंसल्टेंसी में। ये तीसरा जो है वो हमारे पास गुड्स सर्विसेज, और जो अब तीसरा लास्ट जो हमारे पास प्रोक्योरमेंट का मोड रहता है कंसल्टेंसी, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए पहले तो सबसे पहले बात है कि हमें कोई एक्सपर्ट एंगेज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अ डिपार्टमेंट में हायर प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, कंसल्टेंसी फर्म और कंसल्टेंट हैविंग स्पेसिफिक टेक्निकल एक्सपर्टाइज for specialized services in which the concerned department does not have requisite expertise। मीन किसी डिपार्टमेंट को मान लीजिए कोई एक्सपर्टाइज सर्विसेज की जरूरत है जिसमें डिपार्टमेंट अपने आप एक्सपर्टाइज नहीं है तो उसके लिए जो वो हम एंगेजमेंट एक्सपर्ट की एंगेजमेंट कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी का जो रूल्स हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसके लिए भी जैसे बाकी टेंडर मैंने बताया कि यहाँ पे भी दो ही मोड हैं, या तो हम प्रोक्योरमेंट ऑफ जैसे गुड्स में जा रहे थे लिमिटेड टेंडर सिस्टम, एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम या बाई चॉइस वाला, यहाँ पे भी वही 3 मोड हैं जहाँ से हम प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। मैंने बता दिया कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर या जिसे हम टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें उससे क्या सर्विसेज चाहिए। दूसरा हमें बताना पड़ेगा कि ये वो जो हमें सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज देगा उसके लिए हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, कब कब पेमेंट रहेगी, क्या मोड रहेगा। उसके साथ साथ आता है कि क्या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको हम, जो हमारे पास स्टाफ आएगा उनको हम क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे। अगली बात आती है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंसल्टेंट को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे भी L1 रेट पे ही जाना पड़ेगा तो कुछ हमें पैरामीटर रखने पड़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्नओवर या मैक्सिमम जो पिछला उन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस, ताकि अच्छे सर्विस प्रोवाइडर आए। तो ये कुछ एक पैरामीटर हम लोगों को टर्नओवर वगैरह ये रखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें लग रहा है कि जिसके माध्यम से हम उसको इवेलुएट कर सकें बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, तो हमें कुछ पैरामीटर रखने पड़ते हैं।
वो सारे टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट में हमें लिखने पड़ते हैं। उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू बी कंप्लाइड विद द कंसल्टेंट्स पास्ट एक्सपीरियंस, या इस तरह का जो कोई सिमिलर वर्क किया है या एनी अदर कंडीशन जो डिपार्टमेंट को लग रहा है वो इस टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट में लिखी जा सकती है। अगली बात आती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंसल्टेंट। देखो कैसे किया जाएगा, तो एक होता है कि पहले तो शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है कंसल्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि ये सर्विसेज ये पर्टिकुलर फर्म या इंडिविजुअल देते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली भी कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा आता है हमारे पास टेंडर इनवाइट करके, तो हम टेंडर भी इनवाइट कर सकते हैं लिमिटेड और एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम करके, ताकि उनको हम इनवाइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे अब ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोसेस सेम वही है एडवर्टाइज और लिमिटेड टेंडर सिस्टम का, जैसे हमने गुड्स के और सर्विसेज के लिए किया था। इसमें भी हम बिड सिक्योरिटी लेंगे और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेंगे। अगली बात आती है कि प्रेपरेशन ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस, मीन्स जो हम टेंडर डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस, क्योंकि ये हायर लेवल की और इसकी पेमेंट भी ज़्यादा होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्ली टर्म ऑफ रेफरेंस TOR बोलते हैं। तो ये TOR मीन्स टर्म ऑफ रेफरेंस कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस रहने वाली है, वो सारी यहाँ पे डिटेल में टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखनी पड़ेगी। ये क्या क्या रहती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो हम कंसल्टेंसी ले रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा रहता है कि आउटलाइन ऑफ द सर्विसेज, क्या वो सर्विसेज देगा। तीसरी बात रहती है टाइम शेड्यूल की, कब कब क्या क्या कितनी सर्विसेज चाहिए। उसके बाद सपोर्ट और इनपुट टू बी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट टू फैसिलिटेट द कंसल्टेंट्स, द फाइनल आउटपुट रिक्वायर्ड फ्रॉम द कंसल्टेंट्स, टाइम डेट शेड्यूल वगैरह भी हमें इसमें देने पड़ते हैं। अगली बात आती है कि इन्विटेशन ऑफ ऑफर। देखिए जब भी हम टेंडर इनवाइट करेंगे, तो अगर 10 लाख तक का है तो लिमिटेड टेंडर सिस्टम, 10 लाख से अब है तो एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस है कि पहले हम टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसको प्रॉपर्ली अगर एडवर्टाइज करना है तो एडवर्टाइज करेंगे, लिमिटेड है तो जो लोकल 6 हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके हम बाई पोस्ट या बाई उनको जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उनको कम्युनिकेट करेंगे। एटलीस्ट हमारे पास 3 बिड्स आनी चाहिए। सबसे पहले हम टेक्निकल बिड बनाएंगे। टेक्निकल बिड में जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, फाइनेंशियल बिड में हम लोग फाइनेंशियल उनसे पैसे कि ये जो सर्विसेज देंगे इसकी क्या वो पेमेंट लेंगे, वो सारा फाइनेंशियल बिड में हमें लिखना पड़ेगा। अगली बात आती है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 बिड्स आ गई, मैंने बोला कि अगर 3 से कम है तब तो हमें रीटेंडर पे जाना पड़ेगा। अगर बड़ी अर्जेंसी है तो हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेके उसको लेस देन 2-3 को भी ओपन किया जा सकता है। बट अगर लिमिटेड है तो इसमें क्या होता है कि लिमिटेड टेंडर सिस्टम में 1 रैंक हायर ही डिसाइड कर पाएगा कि ये जो अर्जेंसी है या नहीं है, और उसमें पहले उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी से, तभी इसको ओपन कर सकते हैं। अगर एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम है और लेस देन 3 इसमें बिड्स आई हैं, तो बिड्स में जो टेंडर 3 से कम आए तो फिर हम उनको अगर लग रहा है बड़ी अर्जेंसी है तो इसको खोला जा सकता है। बट इसको फाइनल करने से पहले कंपैरिजन बनाना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है रीजनेबिलिटी ऑफ द रेट करके, फिर एडी के पास ये फाइल जाती है। एडी मीन्स सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी अगर उनको अप्रूवल दे देते हैं तो उसके बाद जो है फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्क या जो अवार्ड कर सकते हैं। अगली बात आती है कि इवैल्यूएशन मैंने प्रोसेस बता दिया। इसी तरह एक आता है हायरिंग बाय चॉइस। हायरिंग बाय चॉइस मीन्स कोई इन एक्सेप्शनल केसेस हमें लग रहा है कि ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइडर है और इसी से ही हम लोगों ने सर्विसेज लेनी है, तो फिर मैंने बोला कि HOD ऐसा कर सकते हैं। बट वो उनको सेक्रेटरी अपने कंसर्न सेक्रेटरी को लिखना पड़ेगा और सेक्रेटरी को जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनसे प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये था जो हमने प्रिक्योरमेंट का प्रोसेस बताया। EMD और या बिड सिक्योरिटी जिसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो वो भी 2 to 5% हो सकती है। और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी ली जा सकती है, क्योंकि ये टेक्निकल नेचर की चीज़ें हैं, तो हम 5 to 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी हम इससे जो सर्विस प्रोवाइडर सक्सेसफुल सर्विस प्रोवाइडर है उससे ले सकते हैं। बट एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है ये सिर्फ हम सक्सेसफुल बिडर से ही लेते हैं, बाकी बिडर से
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं ली जाती। तो आई थिंक काफ़ी आपने प्रिक्योरमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको फिर बात आती है कि कहीं अगर ये जो रूल्स बने हैं चैप्टर नंबर 6 में इसमें कहीं रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ रही है, तो फिर मामला जाता है सरकार के पास, एडी मीन्स सरकार के पास जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास, और गवर्नमेंट के पास पावर टू रिलैक्स होती है। वो चाहे तो इन रूलों को रिलैक्स कर सकते हैं। आई होप ये जो आपका प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड अब सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आपकी क्वेरी होती है उनको जो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयज से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।